नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आपका स्वागत है। जो कक्षा 10 में जो पिछले वीडियो था उसके अंदर आपने जो अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में आपने क्या किया, अध्ययन किया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि उस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हम इस वीडियो की जो शुरुआत है वो आपके जो एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है, भूगोल जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसके अध्याय संख्या 6 और जो आपका लेसन का नाम है विनिर्माण एवं उद्योग। तो देखिए, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 10 और आपका जो अध्याय है 6 और पाठ का नाम है आपका विनिर्माण एवं उद्योग। विनिर्माण एवं उद्योग। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कक्षा 9 के अंदर भी आपको बताया था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होता है, जो इकोनॉमिक्स जो एरिया होता है, जिसको हम आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि विनिर्माण क्या होता है। तो इससे पहले आपको जो अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनके बारे में जानना होगा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले देखिए कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। तो देखिए, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में हम जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए कि आप है जो कोई त्योहार आता है या अपने घरेलू जो चीजें होती हैं, घर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आइटम होते हैं, दंत मंजन है, चीनी है, विभिन्न प्रकार के बर्तन है, चाय है, कॉफी है, विभिन्न प्रकार के पंखा है, कूलर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। क्या आपने सभी ने सोचा है कभी कि जूते हैं, कपड़े हैं, कि ये सभी चीजें इनका जो उत्पादन है वो किस प्रकार से होता है। इस अध्याय में हम इन्हीं चीजों के बारे में जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप आसानी से समझ जाओगे कि विनिर्माण का मतलब होता क्या है, उद्योगों का मतलब होता क्या है। तो देखिए कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्या हैं, क्षेत्र हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे नंबर पर है जो आपका आता है, इसको बोलते हैं अपन औद्योगिक क्षेत्र, या हम इसको बोल सकते हैं द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा है आपका तृतीय क्षेत्र। देखिए बेटे, तो इस प्रकार से जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए, जो ये प्राथमिक क्षेत्र है इसको कृषि एवं
सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, या कृषि सहायक क्षेत्र भी कृषि एवं सहायक क्षेत्र, या कृषि सहायक क्षेत्र पर लिख दो इसको, कृषि सहायक क्षेत्र। दूसरे नंबर पर है, इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और जो तीसरे नंबर पर है, इसको बोलते हैं सेवाओं का क्षेत्र। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो तीन हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? तीन हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरा जो क्षेत्र आता है इसको हम कहते हैं सेवाओं का क्षेत्र। तो देखिए, तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र को कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कि कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। कृषि, जैसे कृषि है, खनन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, देखिए, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उसके सहायक क्षेत्र से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो आ गई। कृषि है, खनन है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य है, मुर्गी पालन है। तो ये सभी चीजें इसमें आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। यानी जो भी प्रकृति से हमारे को जो सीधे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और उसका सहायक क्षेत्र आता है। तो कृषि के साथ साथ में हम क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। और कृषि और पशुपालन, कृषि और उसका जो सहायक क्षेत्र है, कृषि है, खनन है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य, मुर्गी पालन, ये सब को हम किस में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अब बात आती है अपनी कि जो द्वितीय क्षेत्र है आपका, द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? देखिए, तो देखिए, प्राथमिक उत्पादकों का या आप एक बार इसको उतार लो, फिर मैं अलग समझा दूंगा आपको। तो देखिए, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तीसरे क्षेत्र का सेवाओं का क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या चीजें आ गई? कृषि और उसका सहायक क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कृषि है, खनन है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य और मुर्गी पालन है। तो एक बार आप इसको उतार लो, फिर मैं आपको दूसरा और तीसरा क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। अब देखिए,
अर्थव्यवस्था के हम दूसरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र इसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र के बाद में वो आता है कौन सा, अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देखिए कि प्राथमिक उत्पादकों का प्रौद्योगिकी व तकनीकी के द्वारा रूप बदलकर मूल्यवान उत्पादकों में बदलना। द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। वह औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। कि द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक जो उत्पाद होते हैं, जो कृषि और उसकी सहायक क्षेत्र से हमारे को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादकों का प्रौद्योगिकी व तकनीकी के द्वारा, तकनीकी ज्ञान के द्वारा उनका रूप क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और उनको मूल्यवान उत्पादकों में क्या कर दिया जाता है, बदला जाता है। तो इसे ही हम द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे गन्ना है, या हम लिख सकते हैं गन्ने से चीनी बनाना। ऐसे देखिए मिट्टी से ईंट बनाना। ऐसे देखिए कपास से कपड़ा बनाना। तो देखिए, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है कि जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनको प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा, तकनीकी ज्ञान के द्वारा उनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है। और ये सारा जो रूप परिवर्तन का जो कार्य है वो कहाँ किया जाता है, उद्योग धंधों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है, कंपनियों में किया जाता है। और इन उत्पादकों को और अधिक मूल्यवान क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, मूल्यवान उत्पादकों में बदल दिया जाता है। इस कारण इस क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए जो ये गन्ना है, गन्ना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। गन्ना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है गन्ना। और इसी ही गन्ने से क्या बन गई, बोलो, चीनी। तो चीनी किसी कौन से क्षेत्र में आएगी, द्वितीय क्षेत्र में। तो चीनी कौन से में आएगी, द्वितीय क्षेत्र में आएगी। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। अब गन्ना है, गन्ना प्राथमिक उत्पाद है, कृषि से प्राप्त हो रहा है, तो कृषि उत्पादकों का, तो गन्ना कृषि उत्पाद है, इसका रूप बदल दिया है। तो चीनी गन्ना, गन्ना गन्ने से ही क्या बनती है, चीनी बनती है। तो गन्ना ही है लेकिन उसका रूप बदल गया, तो उसको हम क्या कहेंगे,
चीनी कहेंगे। अब देखिए गन्ना 10 रुपए किलो है और चीनी कितने हैं 40 रुपए किलो है, तो मूल्यवान पदार्थ में क्या होगा, ये बदल गया नहीं बदल गया। तो ये सारा कार्य औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, तो ये अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र आता है, बोलो द्वितीय क्षेत्र आता है। तो जैसे गन्ने से चीनी बनना, इसी प्रकार जो मिट्टी है, मिट्टी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि कृषि और उसके सहायक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और मिट्टी से ही क्या बन गई, बोलो ईंट बन गई। तो ईंट रूप परिवर्तित हो गया मिट्टी का है, तो मिट्टी से मटके बनाना है, बर्तन बनाना है, अन्य बर्तन बनाना है, तो मिट्टी से ईंट बन गई, रूप परिवर्तित हो गया। तो ये कार्य उद्योगों में हुआ, ईंट भट्टों में हुआ, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार देखिए कपास है, कपास क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि और उसके सहायक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कपास से क्या बन गया, कपड़ा, तो कपड़ा कौन से में आ जाएगा, बोलो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, मूल्यवान पदार्थों में उत्पादित हो गया। तो ये चीजें हैं, तो आप समझ में गए होंगे। तो गन्ना, मिट्टी, कपास प्राथमिक क्षेत्र है, चीनी, ईंट, कपड़ा कौन सा गया, बोलो द्वितीय क्षेत्र। ऐसे देखिए गन्ने से खांड बना दी, गुड़ बना दिया, शक्कर बना दिया, सीरा बना दिया, मिट्टी से ईंट बन गई है, अन्य कोई उपकरण बना दिया, अन्य कोई बर्तन बना दिया, कपास से कपड़ा बना दिया। तो ये चीजें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं, उद्योग धंधों में समाहित होती हैं, इस कारण इसको अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आप समझ गए, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आ गए, जिसमें प्राथमिक उत्पादों का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए एक बार आप उतार लीजिए इसको, तो आप ये उतार लेना, इधर उतारने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है आपका, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसको उतारो। इसके बाद देखिए जो तटीय क्षेत्र है, जिसको हम सेवाओं का क्षेत्र कहते हैं, देखिए तटीय क्षेत्र, देखिए इस क्षेत्र को सेवाओं का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को सेवाओं का क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे देखिए डॉक्टर, शिक्षक, बैंक कर्मी, इसके बाद देखिए कॉल सेंटर, दुकानदार, बीमा कंपनी एजेंट,
देखिए, जो अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है उसको हम सेवाओं का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वो लोग शामिल हो गए, उन कर्मचारी वर्ग को हम इसमें जोड़ते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे को क्या देते हैं, सेवा देते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर सेवा देता है तो डॉक्टर को हम तीसरे क्षेत्र में रखेंगे। शिक्षक है, एक पढ़ाने का कार्य करता है तो शिक्षक भी सेवा दे रहा है तो हम इसको तीसरे क्षेत्र में रखेंगे। बैंक कर्मी है, बैंक के जितने कर्मचारी हैं सेवाएं देते हैं। कॉल सेंटर कर्मी है, कॉल सेंटर के कर्मचारी हैं। दुकानदार है, बीमा कंपनी के एजेंट हैं, ये सब क्या देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में संलग्न लोगों को हम तीसरे क्षेत्र में रखते हैं, तो इस कारण इसको सेवाओं का क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे गन्ना है, जैसे देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि गन्ना, गन्ने से बनी चीनी और ये हो गया दुकानदार। देखिए गन्ना किस में आएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में। गन्ना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। इसके बाद देखिए गन्ने से रूप चेंज हो गया, क्या बनी, चीनी। तो चीनी किस में आएगा, बोलो, द्वितीय क्षेत्र में। रूप चेंज हो रहा है, चीनी किस में आएगी, द्वितीय क्षेत्र में। और ये जो चीनी बेचने वाला जो दुकानदार है इसको हम किस में रखेंगे, तृतीय क्षेत्र में रखेंगे। इसमें रखेंगे हम इसको तृतीय क्षेत्र में रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए गन्ना प्राथमिक हो गया, गन्ने का रूप चेंज हुआ, द्वितीय क्षेत्र में हम चीनी को रखेंगे और तीसरे क्षेत्र में हम किसको रखेंगे, दुकानदार को रखेंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि जो अर्थव्यवस्था के जो ये तीनों क्षेत्र हैं इनके बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है, कृषि और उससे का जो सहायक क्षेत्र है वो आता है। वन है, खनन है, डेयरी है, मत्स्य है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, ये चीजें। द्वितीय क्षेत्र में क्या करते हैं कि प्राथमिक उत्पादकों का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, तकनीकी के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको मूल्यवान पदार्थों में उत्पादित किया जाता है, बना दिया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनना, मिट्टी से ईंट बनना, कपास से कपड़ा बनना। इसी प्रकार तीसरे क्षेत्र को हम सेवाओं का क्षेत्र कहते हैं। इसमें वो कर्मचारी बनाए जाते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे को क्या करते हैं, सेवा देते हैं। जैसे डॉक्टर है, शिक्षक है, बैंक कर्मी है, कॉल सेंटर कर्मी है, दुकानदार है, बीमा कंपनी के क्या है, एजेंट है। अब इस पाठ के अंदर जो आपका अध्याय 6 है, विनिर्माण एवं उद्योग, इसमें हम जो अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, इसी के ही बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो एक बार आप उतार लो इसको। इसके बाद देखिए, तो हम इस अध्याय में विनिर्माण उद्योग की ही बात करेंगे। तो देखिए, जो पाठ की जो शुरुआत है इसमें जो आपको बता रखा है कि दीपावली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया और उन्होंने उसके लिए कपड़े, जूते खरीदे और उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय और मर्दा के कुछ दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से क्या थी, भरी हुई थी और चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे उद्योगों में बनाए जाते हैं, जैसे दीपक है, व्यक्तिगत कारीगरी घरेलू उद्योग में बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से देखिए, आप भी अपने माता पिता के साथ में या कभी आप बाजार में गए होंगे तो बाजार में आपको जो दुकानें हैं वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद आपको देखने के लिए मिलेंगे। बड़ी चकाचौंध मिलेगी आपको उत्पाद होगी। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे देखिए, उदाहरण के लिए बता रखा है, जैसे देखिए चीनी है, आप घरेलू कार्य के लिए खरीदते हैं, चाय है, चीनी है, चाय है,
इसके बाद में देखिए मिट्टी के दीपक हैं। आप भी और भी अनेक घरेलू उपकरण खरीदते होंगे। तो चीनी और जो चाय है वो बड़े उद्योगों में बनाए जाते हैं। इसके बाद में जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, तो ये शिल्प कला आ गई, हाथ की जो कला है, रंगाई बुनाई छपाई, मिट्टी के बर्तन खिलौने वगैरह ये बनाना, तो ये कार्य व्यक्तिगत भी किए जाते हैं। तो आप देखते हो बाजार के अंदर कुछ कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, कुछ कार्य हैं वो कैसे होते हैं, वो लोग द्वितीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो ज्यादातर द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों का ग्रुप परिवर्तित किया जाता है। जैसे इस पाठ की शुरुआत में आपने बताया कि हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार में गया, तो उसके पिता ने माता ने चीनी खरीदी। तो चीनी गन्ने का ही तो रूप है, तो चीनी बड़े उद्योगों में तैयार की जाती है। इसी प्रकार चाय है, बड़े उद्योगों में तैयार की जाती है। मिट्टी के बर्तन है, व्यक्तिगत रूप से हस्तकला कला के द्वारा इनको रूप परिवर्तित किया जाता है। कुछ छोटे उद्योग है, कुछ बड़े उद्योग है। तो यही क्या कार्य क्या है, विनिर्माण है, यानी प्राथमिक उत्पादों को हम परिवर्तित कर उनका रूप बदल करके मूल्यवान पदार्थों में उनको उत्पादित करना ही विनिर्माण, ये क्या कहलाता है, बोलो, उद्योग कहलाता है। तो इसी प्रकार से देखिए, अब बात करते हैं अपन कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण किसे कहा जाता है। तो देखिए विनिर्माण या वस्तु निर्माण, अब जो आपका जो पाठ है यही से इसकी शुरुआत होती है कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण क्या है। तो देखिए कच्चे पदार्थों को कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में मूल्यवान पदार्थ में या मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण कहा जाता है। तो देखिए, तो विनिर्माण या वस्तु निर्माण किसे कहा जाता है कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर और अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कागज है, जो कागज है वो लकड़ी से प्राप्त होता है। जैसे कागज लकड़ी से प्राप्त होता है कि नहीं होता है। पेड़ों की लुगदी वगैरह होती है, गन्ने की लुगदी होती है। तो कागज किससे प्राप्त होता है, लकड़ी से। चीनी गन्ने से, चीनी किससे प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती है। लोहा इस्पात, लोहे से, लोहा इस्पात, लोहे से, लोहा इस्पात किससे प्राप्त होता है, लोहे से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम है,
पढ़ चुके हैं इसके बारे में आप बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से। तो इसी प्रकार से देखिए, तो विनिर्माण या वस्तु निर्माण क्या है कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विनिर्माण उद्योग होते हैं, तो विनिर्माण क्या है, उद्योग को ही हम विनिर्माण उद्योग कह सकते हैं या विनिर्माण कह सकते हैं, वस्तु निर्माण कहते हैं। तो जितनी भी जो वस्तुएं हैं इनका जो निर्माण है वो कहाँ होता है, उद्योग धंधों में होता है। और उद्योग धंधों में इन कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल का परिवर्तित करके, कच्चे माल को बदल करके और अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, तो सीमेंट फैक्ट्री में एक ही कट्टा सीमेंट का थोड़ी बनता है, कई हजारों की संख्या में, कई लाखों की संख्या में इनका उत्पादन होता है। कोई चप्पल बनाने की क्या है, बोलो फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें एक जोड़ी चप्पल थोड़ी बनती है, एक से अधिक हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में, लाखों की संख्या में चप्पलों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे इसके लिए देखिए, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से क्या प्राप्त हो रहा है, कागज। तो कागज का कोई एक पृष्ठ थोड़ी बन रहा है किसी उद्योग धंधे में, किसी फैक्ट्री में कई पृष्ठ बन करके तैयार होते हैं। इसी प्रकार देखिए, गन्ना है, गन्ना कच्चा माल है, तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया। तो गन्ना क्या है, कच्चा पदार्थ है, और चीनी क्या है, मूल्यवान उत्पाद है। और गन्ने से अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन हो रहा है, कई क्विंटलों की संख्या में, कई टनों की संख्या में। इसी प्रकार देखिए, लोहा है, कच्चा माल है, और लोहा से लोहा इस्पात का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप लोहे के विभिन्न प्रकार के उपकरण देखते होंगे, गाटर है, जंगले हैं, जाली है, पटरियां हैं, और भी दुनिया भर के उपकरण हैं। इसी प्रकार देखिए, बॉक्साइट क्या है, एक कच्चा माल है, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम क्या होता है, तैयार होता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग आप पढ़ चुके हो पिछले अध्याय में, किस किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, विनिर्माण, वस्तु निर्माण उद्योग धंधों को कहते हैं। और उद्योग धंधों में कच्चे माल को बदल करके अधिक मात्रा में उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे कागज उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हुआ, लकड़ी। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हुआ, गन्ना। लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हुआ, लोहा। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हुआ, बॉक्साइट। एक बार उतार लीजिए। तो देखिए, ये जो सारा कार्य है वो द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आप लिख भी सकते हो ये, चलो मैं लिखा दूंगा। तो एक बार आप इसको उतार लिए होंगे, एक बार वो बता देते हैं कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। इसमें जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनको मूल्यवान उत्पाद में बदल दिया जाता है और बड़ी मात्रा में उनका, ज्यादा मात्रा में, अधिक संख्या में उनका उत्पादन किया जाता है। ये सारा कार्य उद्योग धंधों में होता है, फैक्ट्री में होता है, कंपनी में होता है। इस कारण इनको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कच्चा माल है, कागज तैयार हो रहा है। चीनी है, चीनी के लिए कच्चा माल क्या है, गन्ना, गन्ने से चीनी तैयार होती है। लोहे से लोहा इस्पात कारखाना उद्योग चल रहा है, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम उद्योग चल रहा है। इसी प्रकार देखिए, कपास से कपड़ा उद्योग चल रहा है, मिट्टी से ईंट भट्टा उद्योग चल रहा है। ये चीजें हैं।
इसी में देखिए विनिर्माण उद्योग में हम लिख सकते हैं कि आप लिख लो द्वितीय कार्य में, या हम कह सकते हैं कि द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे स्टील है, कार है, कपड़ा उद्योग, पेय पदार्थ उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ उद्योग, बेकरी आदि उद्योगों में लगे श्रमिक, आदि उद्योगों में लगे श्रमिक, आदि उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी वर्ग में आते हैं। तो देखिए, तो विनिर्माण उद्योगों में कौन से श्रमिक आते? देखिए, द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति, तो द्वितीय कार्य में बता दिया आपको, द्वितीय क्षेत्र में लगे व्यक्ति होते हैं, जो भी फैक्ट्रियों में लग रहे हैं, कंपनियों में लगने वाले जो श्रमिक हैं वो सभी आते हैं। तो द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति क्या करते हैं, ये कच्चे माल को परिष्कृत कर वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से श्रमिक आते हैं? जैसे स्टील कारखानों में लगे हुए लोग हैं, कार उद्योग में लगे हुए व्यक्ति हैं, कपड़ा उद्योग में लगे हुए व्यक्ति हैं, पेय पदार्थ उद्योग जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनमें लगे हुए व्यक्ति हैं, बेकरी उद्योग है, आदि उद्योगों में लगे हुए जो मजदूर हैं वो इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, और किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है वो विनिर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है। तो आप ये भी लिख लो नोट लगा करके, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति किसी भी देश की जो आर्थिक जो उन्नति होती है, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग से मापी जाती है, उद्योग के विकास से मापी जाती है। ये विकास से मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन बन गया आपने एक नंबर का। तो किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है
उसका मापन किससे किया जाता है? किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का मापन किससे किया जाता है? तो किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का मापन विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उस देश के विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है कि उस देश के अंदर औद्योगिक विकास कितना है। तो देखिए, जब भारत 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो हम औद्योगिक दृष्टि से क्या थे, पिछड़े हुए थे। और जब हम उत्पादन नहीं करते थे तो यहाँ वस्तुएं क्या होती थी, महंगी होती थी, और हम विदेशों पर निर्भर थे किसी भी उत्पाद के लिए। जैसे 1960-70 के दशक में अगर आपको एक स्कूटर खरीदना हो तो आपको स्कूटर खरीदने के लिए कम से कम 1-1.5 साल लग जाते थे। और आज देखिए कि उद्योग धंधों का जो वर्चस्व है, विकास है, वो इतना हो गया कि आप 5 मिनट के अंदर भी किसी प्रकार की कार है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी, कोई भी वाहन खरीद सकते हो, कोई भी उत्पाद आप खरीद सकते हो मनपसंद के अनुसार। उपभोक्ता की जो चुनने का जो अधिकार है वो आज ज़्यादा है, आज विकल्प ज़्यादा है, क्योंकि उदारीकरण के द्वारा, निजीकरण के द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा जो इस क्षेत्र में प्रगति हुई है वो विकास की उन्नति का ही क्या है, परिणाम है। तो देखिए, तो किसी भी देश के आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है कि वो देश आर्थिक रूप से कितना सक्षम है। आज दुनिया के जो विकसित देश हैं, चाहे आप अमेरिका की बात करो, नॉर्वे की बात करो, फ्रांस की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, बेल्जियम है, पुर्तगाल है, जितने भी यूरोपीय देश हैं, वहाँ का जो औद्योगिक विकास है वो ज़्यादा है। इस कारण वहाँ के देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मजबूत है। आज भारत है, एशिया महाद्वीप के भी कुछ जो विकासशील राष्ट्र है वो इसी राह पर, इसी प्रगति की ओर आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है वो विनिर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले जो औद्योगिक धंधों की जो शुरुआत थी वो 16वीं शताब्दी के अंदर कहाँ से हुई, यूरोप से हुई। और यूरोप में भी पूछे तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत थी सबसे पहले वो कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। और जो भारत का जो कच्चा माल था वो कहाँ ले जाया जाता था, इंग्लैंड ले जाया जाता था। वहाँ से उस माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करके भारतीय बाजारों में क्या किया जाता था, बेचा जाता था। इसी कारण इंग्लैंड की जो इकोनॉमिक्स थी, जो आर्थिक विकास था, वो हमारे से क्या था, बोलो, ज़्यादा था। तो इसी प्रकार से देखिए, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से ही क्या की जाती है, मापी जाती है। इसके बाद हम देखिए जो अपना जो अगला टॉपिक होगा वो है विनिर्माण का महत्व क्या है। इससे पहले देखिए कि जैसे मैंने बताया आपको कि कपास से कपड़ा बनता है, कपड़ा जो उद्योग है इसके लिए देखिए, कपड़ा उद्योग के लिए वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग है वो तो कपास पर टिक रहा है। इसके अलावा और भी अन्य किस्म के जो कृत्रिम रेशे हैं जिसको रेशा उद्योग कहते हैं, जिसमें लाइलॉन है, टेरिकोट है, पॉलिस्टर है। तो प्राकृतिक रेशे तो 3 हैं रेशा उद्योग के अंतर्गत। रेशा उद्योग किसे कहते हैं कि वे उद्योग जो कई किस्म के कपड़ों का उत्पादन करते हैं, जो प्राकृतिक रेशे नहीं है, रेशा उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे देखिए, तो 3 तो प्राकृतिक रेशे हैं, हम बात करते हैं कपास, जूट और रेशम। जो शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर पलने वाले कीटों से क्या किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है। तो देखिए 3 प्राकृतिक रेशा हैं, कपास, जूट और रेशम। इसके अलावा जो अन्य रेशे चल रहे हैं, इसमें लाइलॉन आता है, टेरिकोट आता है, पॉलिस्टर आता है, इसके भी आप कपड़े पहनते हो। तो ये सब रेशा उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब आप एक बार इसको उतार सकते हो। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, कि ये किस प्रकार के हमारे लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है, उपयोगी है। तो देखिए, उतारो आप इसको एक बार कि विनिर्माण उद्योग का महत्व है या विनिर्माण का महत्व है, हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार आप उतारो इसको, उतार लीजिए फटाफट। कि वित्तीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत कर वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, पेय पदार्थ उद्योग, बेकरी आदि उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और
किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए कि विनिर्माण का महत्व क्या है। विनिर्माण का महत्व बड़ा प्रश्न भी बन सकता है इसमें से आपके कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण किसे कहते हैं। विनिर्माण या वस्तु निर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण का महत्व बताइए। तो देखिए विनिर्माण का महत्व क्या है। देखिए सबसे पहला देखिए कि विनिर्माण उद्योग विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है यहाँ से, आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, कृषि को। देखिए कि हम जानते हैं कि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो विनिर्माण उद्योगों पर ही टिका हुआ है। जिस प्रकार हमारा शरीर, हमारे शरीर में जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, इसका काफी क्या है, महत्व है। अगर शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारा शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। हम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। उसी प्रकार से अगर आर्थिक जो विकास है वो विनिर्माण से टिका हुआ है। अगर आर्थिक क्षेत्र से विनिर्माण उद्योग धंधे औद्योगिक विकास को हम निकाल दें तो उसके बगैर जो राष्ट्रीय विकास है, आर्थिक विकास है, वो टिक नहीं पाएगा। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बगैर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार आर्थिक विकास का संतुलन विनिर्माण उद्योग के बिना बिगड़ सकता है। देखिए विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में क्या है, सहायक है। और द्वितीय व तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर, द्वितीय व तृतीय, द्वितीय व तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है।
देखिए, तो हम जो पढ़ रहे हैं विनिर्माण का जो महत्व है, तो पहला महत्व क्या है विनिर्माण का? देखिए कि विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व, उसी प्रकार किसी भी देश की आर्थिक विकास में उद्योग धंधों का क्या है? महत्व है, जिसके बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, इसी में ही विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में क्या है? सहायक है। आज जो कृषि आप देख रहे हो, कृषि का आधुनिकीकरण हो चुका है। कृषि में विभिन्न प्रकार की आप मशीनों का उपयोग देख रहे हो, जैसे कल्टीवेटर है, रोटरी सिस्टम है, इसके बाद में जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, विभिन्न प्रकार के जो पाइप है सिंचाई के क्षेत्र में, बूंद बूंद प्रणाली है। आज कृषि का क्या हो रहा है? लोग विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उर्वरक हैं, इनका आप प्रयोग कर रहे हो। तो ये कृषि का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, तो ये सारी चीजें किसमें बनती हैं? उद्योग धंधों में बनती हैं। तो इस प्रकार से विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में क्या है? वो लोग सहायक है। और इसके बाद में विनिर्माण जो उद्योग है वो द्वितीय और तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाता है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा करके, और जो हमारी कृषि पर जो निर्भरता है उसको क्या करता है? कम करता है। तो आप देख भी रहे हो, कृषि वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि प्रारंभ में भारत की 75% या 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में क्या थी? संलग्न थी। ये आंकड़ा आज 50% से भी कहा गया, नीचे आ गया कृषि में जुड़े हुए लोगों का। इसका यही कारण है कि विनिर्माण उद्योग के कारण यह दूसरे और तृतीय सेवाओं में लोग ज्यादा लग गए, वहां रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए ये कृषि के क्षेत्र में जो हमारी निर्भरता है उसको क्या करता है? वो लोग कम करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है देश में औद्योगिक विकास और बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। तो देखिए, देश में औद्योगिक विकास, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। तो देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक क्या है? शर्त है। और भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग, भारत में सार्वजनिक व संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग, भारत में सार्वजनिक व संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। इसी विचार पर आधारित है। इसी विचार पर क्या है? आधारित है। और पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। स्थापना का उद्देश्य
क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। क्षेत्रीय असमानताओं को क्या है, कम करना है। तो देखिए कि जो विनिर्माण का जो दूसरा महत्व है वो ये है कि देश में जो औद्योगिक विकास है, कि जिस देश में जितना औद्योगिक विकास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस देश में बेरोजगारी और गरीबी मिटेगी। सीधी सी बात है ना कि जिस देश में औद्योगिक विकास ज्यादा होगा, उद्योग धंधे ज्यादा रहेंगे, तो लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, और जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो बेरोजगारी मिटेगी। जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, बेरोजगारी मिटेगी, तो लोगों की जो आय है, इनकम है, उसका स्रोत मिलेगा, और लोगों की आय क्या होगी, बढ़ेगी, तो गरीबी से उन्मूलन मिलेगा। तो इसी प्रकार से देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है कि जिस देश में उद्योग धंधे अगर ज्यादा होंगे तो उस देश में लोगों के पास में रोजगार होगा। जब लोगों के पास में रोजगार होगा तो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, आर्थिक क्षेत्र में लोगों का, वो विकसित होगा, तो गरीबी क्या होगी, दूर होगी। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या है, आवश्यक है। अब देखिए तो इसी प्रकार से भारत के अंदर जो सार्वजनिक उद्योग हैं, संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग, सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में आते हैं, संयुक्त जो निजी और सरकार के नियंत्रण में आते हैं, ऐसे उद्योग इसी विचार पर क्या है, आधारित है। हम जानते हैं कि जो भारत के जो पिछड़े व जनजातीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो उद्योगों की जो स्थापना की जा रही है वो आर्थिक समानताओं को या क्षेत्रीय समानताओं को कम करने के लिए की जा रही है। क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए की जा रही है, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जो गरीबी है उनसे निजात मिले, ताकि जो क्षेत्रीय जो संतुलन है वो बना का बना रह सके। तो इस प्रकार से विनिर्माण का जो दूसरा महत्व है वो बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में क्या है, सहायक है। जनजातीय क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना करना ही जो उसका उद्देश्य है, वो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। इसके बाद देखिए आप एक बार इन दोनों को उतारो, फिर तीसरा एक और बच गया, दो और हैं वो लिखा देंगे। तो देखिए तो एक बार फटाफट आप इसको उतार लीजिए, मैं दोहरा देता हूँ एक बार। विनिर्माण का महत्व, तो पहला क्या है कि विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में क्या है, सहायक है। द्वितीय व तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराता है और कृषि पर हमारी निर्भरता को क्या करता है, कम करता है। इसके बाद में देखिए कि देश में औद्योगिक विकास है वो बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर करने के लिए एक आवश्यक क्या है, शर्त है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी बात को लेकर के विचाराधीन है। पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है, भारतीय लोगों का आर्थिक विकास करना है, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना है। तो ये उतारो आप। इसके बाद में जो विनिर्माण का जो तीसरा महत्व है वो और आपको बता देते हैं, वो आप जानते भी हैं। देखिए कि विनिर्माण उद्योग से जो निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, अगर हम उनका निर्यात करेंगे तो उससे वाणिज्य व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ में हमारे को जो विदेशी मुद्रा है उसकी क्या होगी, प्राप्ति होगी। ये चीज भी हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए
जो तीसरे नंबर का है आपके इसमें, वो है कि विनिर्माण उद्योगों से निर्मित वस्तुओं विनिर्माण से निर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देता है। व्यापार व वाणिज्य को क्या देता है? बढ़ावा देता है। और जिससे राष्ट्र को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जो तीसरे नंबर की चीज है कि विनिर्माण से निर्मित वस्तुएं, कि उद्योग धंधों से जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कि विनिर्माण से निर्मित जो वस्तुएं, उद्योग धंधों से जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनको बेचने से, निर्यात का मतलब होता है उनको बेचने से व्यापार और वाणिज्य को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। व्यापार और वाणिज्य का जो संतुलन है, जो प्रोग्रेस है, जो बनी रहती है, उनकी बनी रहती है। और विनिर्माण से निर्मित वस्तुओं पर निर्यात से व्यापार और वाणिज्य को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही साथ में हम यहाँ से उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं, जब हम उनका निर्यात करते हैं तो राष्ट्र को व्यापार करने से विदेशी मुद्रा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो ये विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में क्या है? ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 कि वे देश ही, देखिए कि वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विदेश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान विदेश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। हम तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, विनिर्मित करते हैं। और भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में ही निहित है। भारत का विकास औद्योगिक विकास में ही निहित है।
देखिए चौथे नंबर पर जो हम विनिर्माण का जो महत्व पढ़ रहे हैं, तो वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि विश्व में ज़्यादातर वही देश विकसित होते हैं जिन देशों में विनिर्माण उद्योग ज़्यादा होते हैं या उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं। तो उद्योग धंधे ही किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ी कहलाते हैं, आर्थिक विकास की रीढ़ी कहलाते हैं। तो विदेश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। तो भारत को भी शीघ्र जो विकास करना है तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक विकास करना है। तो भारत का विकास औद्योगिक विकास में ही क्या है, निहित है। इसके बाद देखिए कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसी में से ही तो विनिर्माण और इसका महत्व हो गया। इसके बाद देखिए कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। हम जानते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से पृथक या अलग नहीं है, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे देखिए कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो उद्योग धंधे होते हैं उनको कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो प्राथमिक क्षेत्र से होती है, कृषि और उसके सहायक क्षेत्र से होती है। इसलिए हम जानते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। तो देखिए कि भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। कि भारत में कई ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जैसे वनस्पति तेल उद्योग है, कागज उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, और भी ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं। ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और देखिए ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइपें, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान क्या है, निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग की विकास इस प्रकार से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी क्या हुई है, सक्षम हुई है। तो हम जान सकते हैं कि अब प्रश्न आ जाए कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, तो क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा कि कृषि और उद्योग हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरा क्या है, अधूरा है। आज कई उद्योग हैं जो कृषि को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं, कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हैं। कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर या विश्व के अंदर कोई भी उद्योग है, ज़्यादातर उद्योग कृषि पर क्या है, आधारित है। जैसे मैंने बताया कि चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित है, कपड़ा उद्योग सूती वस्त्र का उद्योग है, कागज उद्योग लकड़ियाँ गन्ने की लुगदी पर क्या है, वनस्पति तेल उद्योग है, ये कृषि पर आधारित उद्योग है। अब ये उद्योग कृषि के लिए देखिए क्या करते हैं, हो गया। इसके बाद देखिए उद्योग धंधे कृषि के लिए क्या करते हैं, कृषि तो उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, उद्योग धंधे कृषि के लिए क्या करते हैं, तो उद्योग धंधे देखिए कृषि के लिए हम जानते हैं कि जैसे सिंचाई के लिए पंप है, तो सिंचाई करने के लिए किसान को पंप चाहिए, पाइप बोलते हैं अपन। तो पंप कहाँ बनता है, उद्योग धंधों में तो बनता है। तो उद्योग धंधे कृषि जुड़ गए, नहीं जुड़ गए। कीटनाशक दवाइयाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो कीट व पतंगे होते हैं खेती के अंदर जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं कहाँ बनती हैं, उद्योग धंधों में बनती है। विभिन्न प्रकार के उर्वरक हो गए, डीएपी है, जिंक है, पोटास है, यूरिया है, इनका उत्पादन कहाँ होता है, इन रासायनिक का उत्पादन कहाँ होता है, उद्योग धंधों में होता है। इसके बाद देखिए मशीनें हैं, औजार हैं आदि जो किसान है कहाँ से खरीदता है, उद्योग धंधों से तो खरीदता है। तो इस प्रकार कृषि उद्योग धंधे एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और इससे देखिए आज विनिर्माण उद्योग के विकास इस प्रकार से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन की प्रक्रिया भी क्या हुई है, सक्षम हुई है। आज देखिए आज का जो युग है वो वैश्वीकरण का युग है, और वैश्वीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि विश्व की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। कि विश्व की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो
तो वैश्वीकरण के द्वारा आज विश्व क्या हो गया है, जुड़ गया है। आज देखिए कि विश्व कैसे जुड़ा है, आज पूंजी के द्वारा। आज कोई भी देश है वो किसी दूसरे देश में अपनी पूंजी क्या करता है, निवेश करता है, अपनी पूंजी क्या करता है, लगाता है और वहां उत्पादन करता है। व्यापार के माध्यम से एक देश दूसरे देश से क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। लोगों के आवागमन से एक देश दूसरे देश से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज का जो युग है वो आधुनिकीकरण का युग है, वैश्वीकरण का युग है। तो इस वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा और सक्षम होने की क्या है बोलो, आवश्यकता है। आज का युग है, इस युग में कोई भी कंपनी अपना उत्पादन विदेशों में करती है। अगर भारत को भी अपना उद्योगों को बढ़ावा देना है तो आज जो विदेशी उत्पादकों की जो प्रतिस्पर्धा है वो भारत के सामने क्या एक चुनौती है। और देखिए, केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। आज कोई भी देश अपना उत्पादन किसी भी देश में कर सकता है। तो भारत आज आत्मनिर्भर ही नहीं है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भारत को अगर औद्योगिक विकास और अधिक करना है तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व के अन्य देशों से बनी जो उत्पाद है उनसे हमारा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा करें और भारत के जो उत्पाद है गुणवत्ता में उनसे क्या रहे, आगे रहे। इसकी आज हमारे को क्या है बोलो, जरूरत है। इसी प्रकार से देखिए तो आज उदारीकरण के युग में इन्हीं चीजों की हमारे को क्या है, जरूरत है। आगे जो अगला जो वीडियो होगा अपना उसमें पढ़ेंगे अपन कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है और उद्योग धंधों के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद में उद्योगों का जो वर्गीकरण है, उद्योगों के प्रकार है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया गया है कि विनिर्माण क्या है, वस्तु निर्माण क्या है, आर्थिक क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था के कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक किस प्रकार से है, विनिर्माण का महत्व क्या है, आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के द्वारा मेरे से पूछ सकते हैं। और जो कक्षा 10 के जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे कुछ और जुड़ रहे हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो पुराने वीडियो हैं इसी सत्र के वो आपको उपलब्ध हो सकें और आप उनको उतारें, नोट्स उतारें, काम करें, रेगुलरिटी बनाए रखें। धन्यवाद।